अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी ऑन पॉडकास्ट। जैसे कि हम रोज़ अपलोड नहीं करते मल्टीपल टाइम्स, बट वेलकम बैक आफ्टर 3 आवर्स। हम कोई 80-90 पीसेस ऑफ कंटेंट लगाते हैं, तो अगर आप पिछले आधे घंटे में कुछ देख चुके हैं, वेलकम बैक। मेरे साथ बहुत एस्टीम्ड इंटरनेशनल रिलेशंस के और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टडीज के माहिर, ये शुरू का जो 1 मिनट होता है इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना, लेकिन बाकी डिस्कशन हमने गौर से सुनी है। रियाज और बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुझे अच्छा, ये जो प्रीफिक्स है बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मैं आई कुड नेवर वोकलाइज इट, वर्बलाइज इट, बट इवन एज अ चाइल्ड इस तरह की जो होती थी ना एथनिक, इवन जो अफ्रीकन अमेरिकन करते थे, हालांकि मुझे सिंपैथी होती थी कि इनको गुलाम बना के लेकर गया, बट समथिंग अबाउट इट वुड लाइक ये प्रीफिक्स क्यों लगाया है, तो मैं अफ्रीकन अमेरिकन क्यों, तो मैं अमेरिकन क्यों नहीं हूँ, यू नो, लाइक मेरे अंदर का जो भी नेशनलिज्म या वो होता था कि जरा वो ना उसमें स्मेल आ जाती थी कि ये अजीब सी चीज़ है। बहरहाल बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट साद बिन रियाज, कोई थेरेपी मिल रही है? आप जो सीन्स देख रहे हैं, नहीं, जो रोज़ाना रात को 2-3 बजे, नहीं, आई एम नॉट। हम रोज़ाना रात को कहता हूँ मैं कि जल्दी सो जाऊँगा, लेकिन रोज़ाना रात को मैंने ईरान नीड्स अ बेटर ह्यूमन सोर्स जो दिन के टाइम काम करे, रात को सोने दे हमें। आई थिंक ईरान के मतलब पिछले 4 दिनों में मैं सिर्फ 4 घंटे, दे हैव बीन वो एक पैटर्न डेवलप करना चाह रहे हैं। हाँ, वो मतलब मजाक में बात की है, ऑफ कोर्स वो एक पैटर्न डेवलप करना चाह रहे हैं, और जिस तरह कल उन्होंने फेक आउट भी किया, उसके बावजूद पूरी इकॉनमी उनकी स्टैंड स्टिल हुई है। फेक आउट क्या किया? मतलब एक जो पर्टिकुलर टाइम है, इस पर हमला करते हैं बार बार, उस पर नहीं किया एक हमला, उन्होंने डिले करके किया, थोड़ा पहले कर दिया, थोड़ा पहले कर दिया था। वो अभी भी मैं कहूँगा कि ईरान ने ना बंकर बस्टर इस्तेमाल किए हैं, यानी सिविलियन को कि वो हलाक करें जो बंकरों में छुपे होते हैं, और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो एडमिन के दफातर वगैरह हैं, रात को टारगेट करने का मकसद भी एक ही होता है, मिनिमम ह्यूमन कैजुअलिटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हैं। मैं अभी भी समझता हूँ ईरान एस्केलेशन रैडर पे स्लो मूव कर रहे हैं। अच्छा, रात को काफ़ी एक सीर हासिल गुफ्तगू हुई एक साहिब इल्म शख्सियत, तो मैं सारे इल्म के मोती जो मैं समेट के लाया हुआ हूँ, जो आप समेट के लाए यहीं बखेर देता हूँ बाद में। ये जरा इशारा, ये बखेर देता हूँ, यही मैं बखेर देता हूँ सारे के मोती। तो असल में ना इसराइल का जो हवा है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसराइल इज़ फॉलोइंग इट्स ओन डॉक्ट्राइन, जो उनकी एस्पेनोज की है, डिकैपिटेशन की है, सिविलियन टारगेटिंग की है, वो फॉलो कर रहा है, और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। हाँ, इंफॉर्मेशन दुनिया में तो ऐसे वो टंका पीटते हैं कि पता नहीं हमने क्या कमाल कर दिया। ईरान का जो पहले 2.5 घंटे थे जिसके अंदर इनकी मेन लीडरशिप डिकैपिटेट हुई, वो बड़े ख़तरनाक थे। वो पाकिस्तान ने भी फील किया, पाकिस्तान को भी लगा कि भाई कम तो नहीं पैन लगा, लेकिन ईरान ने 2.5 घंटे बाद ही उसको रिकवर किया, और अभी तक उनका जो स्ट्रेटेजिक कमांड का यूनिट है वो इंटैक्ट है, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चल रहा है। अदर दैन द फॉग ऑफ वार, जो हम जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं उससे हट के जो उन्होंने चीज़ें कही हुई हैं कि हमने ये टारगेट हिट करना है, वो मार्क भी किए हुए हैं उन्होंने, और वो उसको हिट भी कर रहे हैं। एक ही पॉलिसी पे चल रहे हैं अपनी, वो उसको हिट भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं हुआ कि उन्होंने इरेटिक बिहेवियर किया। बिल्कुल, ईरान ने कभी भी नहीं ये कहा था कि हमारा तो एयर डिफेंस सिस्टम कमाल है, कभी उन्होंने कहा हमारी एयरफोर्स तो ऐसी है, मतलब कमाल है, कभी भी नहीं कहा। इन्होंने दावे किए थे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो इतना तगड़ा है कि वो हमेशा टाउट किया अपनी मिलिशियास को और लैंड टू लैंड मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, बिल्कुल, जो 2 चीज़ें उन्होंने डेवलप की हैं, और ये काबिल दीद है। बिल्कुल, अलबत्ता इराक से लेके जो लेबनान तक उन्होंने क्रेसेंट बनाया था, उसमें एयर स्पेस को उन्होंने जो एज अ ब्लाइंड स्पॉट छोड़ा है, उसकी थोड़ी कमजोरियां अब देखने को मिल रही हैं। लेकिन कोई भी ऐसा मुल्क है नहीं, समथिंग दैट दे कुड हैव रियली डन एनीथिंग अबाउट कंसीडरिंग द सैंक्शंस। कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे लोग, मैंने सुनी है कि रूस और चीन की एयर डिफेंस सिस्टम्स और एरियल टेक्नोलॉजी को कभी वो जैसे एक पास से कभी ऊंट बैठा नहीं ईरान का, तो उस एंगल को कभी कवर नहीं कर पाए, और ये कुछ आइडियोलॉजिकल या प्लानिंग के फ्रेमवर्क के मसाइल हैं। मेरा नहीं ख्याल कभी उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही खेलते हैं। जो भी हमारी जो स्ट्रेंथ है, पाक फोर्स, एयर फोर्स, हम उसके ऊपर खेलते हैं जी। हमने भी पहले दिन जो जहाज़ गिराए थे उसके अंदर कोई ग्राउंड फोर्सेस, हाँ, बिकॉज़ इस साइड पे लोग ये बात भूल जाते हैं कि इस तरह हम कभी जंग नहीं हारे हुए। या एग्जैक्टली, ये पता नहीं, मुझे आज तक, मुझे बचपन में हमारे वालिद भी समझाते थे, बड़े भी समझाते थे, मुझे समझ आता है कि ये पब्लिक में क्यों कहते हैं कि हम कोई जंग जीते नहीं, हम हारे हैं सारी जंग में, कहते हैं क्या चीज़ हारे हम, कोई भी चीज़ में कोई सरगोदा निकल गया है, कोई इलाका नहीं हारे हम इस तरफ से। बिल्कुल, ये तो absurd सी बात है। हम और बांग्लादेश वाली भी बात पे, क्योंकि अगेन ये प्रॉब्लम हमारी स्टेट की फेलियर है कि वो
चूंकि डेटा को ऑब्फुस्केट करती है, स्टडीज नहीं होने देती, लोगों को नहीं एकेडमिक्स को खुल के बात करने देती। आपने तो 10 साल पहले ठान लिया था कि इस बांग्लादेश से हमने जान छुड़ानी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, गलत फैसला था, मैं नहीं डिबेट करता, बट वो एक अलग मसला है 36 मील दूर घर से लड़ना। घर से आपने इसी को माना है। हाँ, जूनागढ़ के बारे में कह सकते हैं हम कश्मीर के बारे में बात कर सकते हैं, हैदराबाद के बारे में बात सकते हैं, यार ये मसाइल बाकी हैं कुछ, लेकिन एज वी स्टैंड वेस्ट पाकिस्तान जिसको कहेंगे, ग्राउंड फोर्स और एयर फोर्स तो हमने कभी नहीं कहा कि हमारी नेवल जो है ना, मतलब जनाब हम तो बहुत ही, लेकिन वो भी इसके बावजूद रिसेंट टाइम्स में मैं कहूँगा काफ़ी इम्प्रूव हुई। अब वो भी अभी वो कह रहे थे कि हमें टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। हाँ, अभी आ रहा है, अगले 2 महीने में आ जाएगा इंशाल्लाह, जब मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन बहरहाल वो जो हवा बनाया हुआ है ना, हमारी तरफ भी जो वाइजीन कह लें या जो कमेंटेटर्स बड़ा हवा बनाते हैं कि देखो कितना सूफी। मैं भी वो अटलांटिक कोस्टल का मैंने आके देखा, एक आर्टिकल छपा हुआ। अब वो बड़ा अटलांटिक कोस्टल यूएस का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, वो यार अब वो बड़ा तारीफ किया, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है उन्होंने पहले से वहाँ पे सारा कुछ। पेपर के मुसन्निफ कौन थे? यल्दा की? नहीं अच्छा। कोई अमेरिकी फौज के से रिटायर्ड यल्दा वाली बात होगी। यल्दा की एक्साइटमेंट देखी थी आपने? अब वो जो पूरा वो ड्रोन वाला बयानिया है ना, अब इनोफेंट अगर उसको फेस वैल्यू पे लिया जाए तो एग्जैक्टली वो काम करना ईरान के लिए मुश्किल है। अच्छा, नहीं, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। वो काम ईरान कर सकता है। ईरान अपने एसेट्स को आप देखिए, मेरी बात सुने, 150 आदमी खुदकुश एसेट को कहते तुम इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करो शहरों में, सिविलियन टारगेट्स पे, अफसरों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो कर सकते हैं। बिल्कुल। इजराइल इम्पेचुलेंट बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है, और इजराइल की क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं, उनकी डॉक्ट्रिन इसराइल भी अपनी डॉक्ट्रिन है, यही एस्पेनोज की वो सारी जो जिस तरह से इन्होंने अमेरिकन स्टेट को टेक ओवर किया है, जिस तरह एस्पेनोज की टैक्टिक्स से जेएफ कैनेडी की असैसिनेशन से लेके 9/11 तक और उसके बाद से लेके अब 2025 में अब खुल के बात हो सकती है। एग्जैक्टली 9/11 आखिर किसने किया। अच्छा, और ये मैं इसमें कहना चाहूँगा ज़िमनी तौर पे कि सैयद मुज़म्मिल शाह साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है कि लोग जो उनको फ़लस्तीनियों से कोई गर्ज नहीं है, असली में हम एंटी सेमाइट्स हैं। वाकई हमने बात की है यार, मतलब जिन लोगों ने सेमाइट देखा नहीं, ये कहाँ बात की है ये उन्होंने जनाब शहजाद गास अल्लामा ज़मान उनकी पॉडकास्ट पे कहा कि असल में पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं वैसे, मतलब हम नबी सारे सेमाइट प्रैक्टिकली हम जो मतलब जिनकी ग्राउंड जिनके नीचे वो चलते हैं उसको पूजते हैं, रसूलुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, बाहर जाएं तो उनका खाना खा सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा हमारी बनती इन्हीं के साथ है। इनको क्या पता असली में बात, वो मैं वही कहता हूँ मिडिल क्लास टाइप का, वो किताब में पढ़ के रिपीट करते हैं, बाहर कभी भी जाएंगे मुजम्मिल साहब तो देखेंगे कि बिल्कुल भी एंटी सेमाइट नहीं है, बल्कि सेमाइट्स के साथ बड़ा गठजोड़ है हमारा। ये बेसिकली ना टॉकिंग पॉइंट्स को रिपीट करते हैं, वहाँ की दुनिया के जो उनको यहाँ पे ला के चस्पा करने की कोशिश करते हैं। एंटी सेमिटिज्म अगर है उसकी अगर हकीकत, तो इट इज़ अ प्योरली वेस्टर्न यूरोपियन प्रॉब्लम। हाँ, बिल्कुल, इट्स अ प्योरली यूरोपियन प्रॉब्लम कि बाकायदा यहूदियत को एज अ कौम नफरत करना। और उन्होंने प्रोजेक्ट हमारे अंदर बहुत रेसिज्म है। हाँ, दिस इज नॉट वन जो हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस है। हमारे कहीं रेसिज्म है, हमें फॉर एग्जांपल कलरिज्म जिसको कहते हैं कि हमें डार्कर स्किन और लाइटर स्किन में हम फ़र्क करते होते हैं, बहुत मसाइल है। लेकिन ये पायन ना मतलब नवे काम ना शुरू करो इतने, हमारा मसला उनको एक ही है, टू बी फ्रैंक, वो है मस्जिद अल-अक़सा वाला मसला, और द फैक्ट कि गिरदुनवा के जो शाम के लोग हैं उनको सप्रेस किया हुआ है, मिस्र को एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया, कब्जा किया हुआ है। मतलब जॉर्डन हमारी एक वो ऐसी रंप स्टेट सी बनाई हुई उन्होंने, हमारे इलाके हैं यार, हमारे यहाँ पे आबा अजदाद की कब्रें हैं, बड़े बुजुर्गों की कब्रें हैं, हमारी बड़ी मसाजिद हैं, बड़ी रूहानी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, क्या तमाशा लगाया हुआ है। तो बहरहाल आई थिंक इसराइल का जो आप बात कर रहे हैं कि हवा टूटा है, हवा टूटा नहीं, हवा जो बनाया हुआ था ना, हमारे लोग ज़ाहिर सी बात है फॉग ऑफ वार के बियॉन्ड देखने का आदी नहीं होते। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने अंदर से प्रिसीजन स्ट्राइक्स करके असैसिनेट कर दिया। भाई ये कौन सा मुश्किल काम है? मतलब एक बंदे को जब आप काउंटर इंटेलिजेंस के ऊपर आप 60 साल से काम कर रहे हैं, तो इतने एसेट्स तो आपके पास उस कंट्री के अंदर होंगे ना कि जो प्रिसीजन स्ट्राइक करके 4 बंदे उड़ा दें। पाकिस्तान के अंदर भी जो इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए, जो काम इंडिया ने मुसाद से सीखा बेसिकली, वो क्या काम है? 20-25 हज़ार एक बंदे को देना, आपने गली में जाके गोली मार देगा बंदे को। क्या रॉकेट साइंस है यार ये। तो हम इंडिया के ऊपर जितना भी क्रिटिसिज्म करें, उन्होंने भी जो एस्केलेशन क्लाइम की थी
ऑन द ईव ऑफ 7 मई, वो बड़ी कंट्रोल एस्केलेशन थी उन्होंने। हाँ, वो ये वाली नहीं थी। इंडिया वक्त पागल नहीं है। इंडिया उस तरह का, ये क्यों पागल? इंडिया उस तरह का पागल, बिकॉज़ इंडिया इज अ रियल कंट्री। या फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया एक असल मुल्क है, पाकिस्तान उसको तस्लीम करता है, और इंडिया भी कुछ हद तक इंटेलिजेंस सर्कल में पाकिस्तान को एक हकीकत मानता है। द प्रॉब्लम इज कि इजराइल वाहिद मुल्क है जिसका बॉर्डर डिफाइंड नहीं है, उसकी कोई बुनियाद, उसकी कोई वो सन्स ऑफ द सॉइल नहीं है, कोई हकीकत की बुनियाद नहीं है उसकी। उसको हर वक्त इमिग्रेशन की जरूरत है अपने 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 वो अपने नंबर्स को रिप्लेनिश करने के लिए। आधी आबादी जो है वो ड्यूल सिटीजन है, वो एक छावनी है यार। अब छावनी जो है या एक गैंग है या जो एक माफिया है या जो आप कहेंगे एक मर्सनरी ग्रुप है, एक अमेरिका की आपके लिए फॉरवर्ड बेस है, वो इरेटिकली ऑपरेट करते हैं बदमाशों की तरह। उन्हें पता है कल को बहुत हो गया तो बोरिया बिस्तरा पैक करेंगे और उसी तरह भागेंगे जिस तरह अमेरिका भागेंगे, यूरोप भागेंगे, अभी सब। बिल्कुल। तो बात ये है कि बेसिकली हमें आदत है लेजी और लेथार्जिक थिंकिंग की। हम हर केस को केस पर केस बेसिस पे नहीं लेते। हम कहते हैं जनरलाइज करें, जो एक हुआ है उसी को तरह से मल्टीप्लाई करें, हर जगह उसको अप्लाई करूंगा, ऐसे कॉपी पेस्ट दुनिया में। और अनफॉर्चुनेटली आइडियोलॉजी से ही कंज्यूम्ड हैं हम। इस तरह हमने ये जेंडर सेक्स का मिसाल का किया, हर जगह एक ही आइडिया को चस्पा कर दो, ऐसे नहीं है। दुनिया को आप फ्लैट नहीं कर सकते, हर जगह लोग डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। रेशियल स्टडीज़ को ये जो जिसको ये एथनिक पॉलिटिक्स कहते हैं, जो वो कहते हैं जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, हर जगह बराबर है भाई। ब्लैक एक्सपीरियंस अमेरिका का और है, ब्लैक एक्सपीरियंस यूरोप का और है, मुस्लिम एक्सपीरियंस और है, मतलब यानी हर जगह को फर्क बात होती है, उसके डिफरेंट एंगल्स और फीचर्स होते हैं। वो एक ही ग्रैंड आइडियोलॉजी के अंदर क्लम्प नहीं हो सकता। उसी तरह इंटेलिजेंस स्टडीज को भी अगर देखा जाए, और ये जो ऑपरेशन जिस तरह से इजराइल ने किया है, इम्प्रेसिव, खौफनाक, बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग, पाकिस्तान के लिए बहुत सबक है, लेकिन नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी फॉर इसराइल। वो ऐसे ही और वो जो मतलब फिर भी बात है कि इसराइल का असल गोल क्या है, टू स्टॉप द ईरानियन रजीम। मतलब ऑल थिंग साइड, फॉग ऑफ वार में सारा कुछ साइड पे करके अगर आप क्लियर कट देखें तो उनका स्ट्रेटजी गोल है टू स्टॉप दिस रजीम फ्रॉम हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन। ये उनका स्टेटेड पॉलिसी गोल है, एट द मैक्स जो ये अचीव करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ ईरान्स डेमोग्राफिक्स एंड जो उनकी वो स्ट्रेटेजिक वो है डेप्थ, उसकी वजह से they cannot destroy all the nuclear arsenal quote unquote that Iran has, so the regime has to go. They want a new regime. That's the strategic policy that they are pursuing. और इसके अंदर वो उसका मकसद यही है, कुर्दों को, बलोचों को, माइनॉरिटीज जो हैं यार, बलोचों की जितनी औकात है ना, वो तो मतलब लड़ाई किसी को हो रही होती है, बीच में आगे छिपड़ेगा ये साइड पे हो जाते हैं। मतलब क्या करें, अब मैं कहना नहीं चाहता था, बट बलोच ना कहें, आपका ये जुंदुल्ला बीएलए वगैरह ये मतलब दुनिया में कुछ हो रहा होता है, इनका बीच में आपस में के बच्चे कुर्द भी ऐसा ही किरदार बेचारे बने हैं, फिफ्थ कॉलमिस्ट। और उसमें उनकी अच्छा, अगर आप प्योर एक एथनिक उससे देखें ना, सबसे ज्यादा आप मरते तब भी हैं जब आप ये शरारतें करते हैं, आप तभी कत्ल होते हैं ना। बहरहाल उसमें वो लोग सियासी तौर पे वो ब्लाइंड हुए होते हैं ना आइडियोलॉजी में, जिनकी लीडरशिप होती है, उनको नशा चढ़ा होता है ताकत का, तो उनको एक्चुअली अपनी कौम से कोई गर्ज नहीं होता, वो जितने मर्जी मरवा लें उस मकसद को हासिल करने के लिए। बहरहाल वो हर किस्म के एथनिक माइनॉरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लिबरल्स हैं, कम्युनिस्ट हैं वहाँ पे, जो नाराज़ ग्रुप है सारे बेसिकली, उनको वो एज ए फिफ्थ कॉलमिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद उनका यही है कि रियासत जो है ये कोलैप्स कर जाए। इसके अंदर ईरान की बल्कनाइजेशन भी बहुत बड़ा एक इनेविटेबल आउटकम होगा अगर ये वाला रास्ता खुदा न खास्ता इख्तियार किया जाता है, बिकॉज ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। बेशक तेहरान के अंदर ला के वो सांड को बिठा दें अमेरिका से। असल में इसराइल जब इतनी बड़ी बड़ी भड़के मारता ना, और ये इस तरह की डॉक्ट्राइन में ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप इतना बड़ा क्लेम करो ना, तो यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर अ फेलियर, अप फॉर अ मैसिव फेलियर। इंडिया ने किया था, जो इंडिया ने किया था, जो इसराइल ने पोस्ट अक्टूबर 7 किया था कि मैं डिसमेंटल कर दूंगा, क्लेंज कर दूंगा, मतलब आपने जलालत ही समेटी है। कुछ दुनिया जहां का बारूद असला आप हर 24-48 घंटे बाद एक हमला वो करते हैं मुज़ाहमती तहरीक वाले, सिपाही मार देते हैं, मेजर मार देते हैं, कप्तान मार देते हैं, हो गया, यहूदी महफूज हो गए। और अब तो मतलब जो जंग है सो कॉल्ड, वो तो आपके घर के अंदर आ चुकी हुई है। अब तो वो धमाके तेल अवीव अब कहाँ से पहले से आई हुई है, हूथी उड़ा रहे हैं, वो अंसारुल्लाह रॉकेट चलाते हैं, उनका भी काम है हफ्ते में 10 दिन बाद एक चला दो। इट्स अ वेरी स्मार्ट, बहुत अट्रिशन की पॉलिसी। और ये मेरी जाती राय में इसराइल जो है वो पिछले 2 साल में मजबूर होकर ईरान पे चढ़ दौड़ा है, बिकॉज उसको अट्रिशन में आस्ता आस्ता वो ब्लीड करी जा रहा था।
इट कुड नॉट सस्टेन। और आप एक बात भूल रहे हैं कि इजराइल के अंदर भी रिजीम चेंज की गुंजाइश बनती जा रही है। नेतन्याहू के खिलाफ वो बीबी फाइल्स और करप्शन के चार्जेस 2-4-5 साल से बिल्टअप हो रहा है वो। मजहबी क्रैक से लोग तंग आना शुरू हो गए हैं। सेकुलर जो सेगमेंट्स है सोसाइटी के, कल्चर है ना, पेंडुलम का स्विंग होता है। अभी पिछले 20-25 साल में जिस तरह 60s 70s 80s में इजराइल की माशरत कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरल थॉट से मुतासर थी, इस तरफ गया था पेंडुलम। अब पेंडुलम इनका फुल फार राइट पे गया है। और बीबी हैज बीन द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, मतलब द लॉन्गेस्ट सर्विंग है मेरे ख्याल से, लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर डिमांड। अब वो पेंडुलम वापस आएगा। ये माशरत वो वहां का इमरान खान उसको इमरान खान कहते, जितना उसका कल्ट है ना, वो मोदी नुमा ज्यादा, जिसका इमरान खान का मोदी की तरह ज्यादा, जिस तरह का उसका कल्ट है और जिस तरह लोग उसको पूजते हैं और उसके पीछे रैली राउंड करते हैं, तो ही हैज गॉट द पॉपुलैरिटी बहुत फेमस है डायस्पोरा के अंदर, लॉबी के अंदर, अमंग द अमेरिकन क्या कहते हैं रूलिंग क्लास, सेनेटर, सारे उसके आगे पीछे। अमेरिका में पढ़ाई उसकी, उसका एक्सेंट बड़ा अमेरिकन टाइप का स्टाइल उसका, और वो बड़ा फख्र करता है इस बात पे कि मैं अंग्रेजी अमेरिकन तरफ बोलता हूँ और ये सारा, और वो अमेरिकन माशरत को समझता है, उसकी सियासत को, उसकी अपर क्लास को समझता है। ही इज एन इनसाइडर ना, वैसे नहीं है कि वो पला इसराइल में और फिर वो उसमें आया हो, उसकी एलीट अपर एशेलॉन को समझता है। ही इज बीन ग्रूम्ड टू बी a very good dual citizen to play that role the role he has been playing for so long. तो वो बुनियादी तौर पे आपकी बात दुरुस्त है कि टू सेट योर, पाकिस्तान की जैसा डॉक्ट्रिन है, हंसी गरीब ने हंसी सन पता कोई नहीं हंसी, नहीं पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी की जो डॉक्ट्रिन यही है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, पस्तराजिज रखता है और फिर करता है, तो अगर उसमें 2-4 हाथ ऊपर चले जाए तो वो सब फेवर में आता है। अभी रात को एक बंदा मुझे बता रहा था कि जो लाए थे राफेल, इनके अंदर वो जहाज़ थे, इन जहाज़ों के अंदर वो मिसाइलें लगाए होते हैं इन लोगों ने जो जहाज़ को करते हैं टारगेट, और इनका क्योंकि ये आ रहे थे जो लास्ट जो 2019 के अंदर जिन्होंने हरकत की थी, ये वो सोच के आ रहे थे कि पाकिस्तान हिट बैक नहीं करेगा अपने बॉर्डर के बाहर, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था, ये वाटर भी टेस्ट हो रहा था कि चीफ साहब जो हैं उन्हें आइडिया नहीं था कि मटेरियल है, डॉक्ट्रिन भी चेंज हो चुकी है 2023 के बाद। चीफ साहब का टेस्ट था कि ये बाजवा मटेरियल और फील्ड मार्शल मटेरियल, नहीं टर्न आउट टू बी फील्ड मार्शल भी, ऊपर से जो हमारे सिद्धू साहब हैं जो एयरफोर्स के चीफ हैं, वो भी उन्होंने बदलाव उतारा, उन्होंने भी, और फिर 2023 के अंदर हमने जो पूरा चाइनीज़ सिस्टम ला के इंटीग्रेट किया और उसके ऊपर बाकायदा ट्रेनिंग की चाइनीज़ के साथ। चाइनीज़ ने मतलब हमारी जो चाइनीज़ का ट्रेनिंग है और हमारा उनका जो पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारा पूरा, तो वो जब गया तो उनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं थी। वो आए थे डॉग फाइट के लिए कि यहाँ पे डॉग फाइट होगी, लेकिन वो डॉग फाइट नहीं हुई, वो बस आया और वो उन्हें लगा बट ख़त्म हो गया, उसके पास 20-30 सेकंड थे, वो उसने आके अपने आप को इजेक्ट किया और अल्लाह खैर सल्ला, और फिर अल्लाह जो अल्लाह फिर हवा में उड़ रही थी दीवानी मर्दों में दम नहीं। तो अल्लाह ने जज़ल थिंक वी हैव शिवांगी बाय द वे यार, ये तो अब आपकी कंस्पिरेसी थी ना, मतलब वन ऑफ 3 सिनेरियोज, अच्छा या तो वो चली गई या तो वो जिंदा है हमारे पास। इंडिया तो फोटो दिखाओ, अच्छा शी इज डेड, क्यों फोटो दिखाएं वैसे वो यार, यू नो हाउ व्हाट दे आर लाइक, नहीं मतलब लंदन को चैंपियन बना दिया था, दे नो दिस प्रोपेगेंडा, उन्होंने चीफ को कुछ नहीं किया ना शिवांगी ने, मतलब क्यों दिखाएं उसको that she is alive and well to disprove Pakistani propaganda. नहीं वो I don't think anyone is taking seriously at this time. बहरहाल मेरी राय अभी तक एक पिज्जा की शर्त रहती है, देखते हैं she is either with us or dead, तो not that I would be happy कि वो इंसान मर गया, but it's an unfortunate scenario of war. और ये बात एक मैं सोच रहा था इसके बारे में कि एक अलामत भी है, बहुत बड़ी एक खौफनाक निशानी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर वाइस वर्सा हम दोनों की इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये कल्चरल और ये इंटेलिजेंस की, इंडिया और पाकिस्तान के आपस में इंटेलिजेंस एसेट्स की बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है। सिमिलर लुकिंग है, ज़ुबानें सेम बोलते हैं, बड़ा ज़्यादा आसान है हमारे लिए। ईरान में आपने ये डिस्प्ले देखा, इंडिया वालों को भी इससे होश का नाखून लेना चाहिए, पाकिस्तान को भी होश का नाखून लेना चाहिए। ये हरकतें देख लिया आपने कि पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, मिलिट्री और लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत इजी है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, लेकिन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डिफाइन करने चाहिए। हम दोनों के दरमियान ये वाली जो पॉलिसी है, ये फिर उस बड़ी मौत को पुकारने वाली बात है। और ये एक वो जैसे ना, मतलब एक म्यूचुअली एश्योर्ड किस्म की डिस्ट्रक्शन है कि यार ठीक है, हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, अलामती तौर पे एक दूसरे को बस डरा लिया। सोचने वाली बातें हैं सबके लिए। एक और बात करें इसी इशू के ऊपर, अरे ना करो, जो रिफ्ट इन द लेफ्ट है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? यार इसमें ना 2 हैं ग्रुप,
एक वो है अच्छा वो जो मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ, जैसे ही जल्दा हकीम वाली ट्वीट आई ना, तो उसके ऊपर जितने भी हमारे वैसे बड़ी ग्रेसफुल खातून है मतलब से मारे गए। मतलब मैं मोहसिन दावर साहब से मिला हूँ, बड़े मौजूद आदमी है, और लेकिन शौकीन नहीं शौकीन नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब उनका टेस्ट मैंने अप्रिशिएट किया। अच्छा ठीक हो गया, ज़ौक वाले आदमी। अच्छा वो ना जैसी वो ट्वीट आई ना, तो एक तरफ तो पंजाब के जितने भी इवन जो केपी के कुछ पश्तून थे स्टॉन्च मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट, उन्होंने क्रिटिक की, उन्होंने कहा भाई हम जल्दा हकीम को सेहूनियों का साथ देने के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये मसला नहीं है। तो दूसरी तरफ ना अभी मैं देख रहा था, मतलब कुछ हमारे क्या कहना चाहिए उन्हें, नेशनलिस्ट कहें, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में एक जो मसला होता है ना एथनिक सुपरमेसिस्ट में, और जो मसला होता है ना अपने आप को एज मैं विक्टिम हूँ, बस पूरी दुनिया की लड़ाई है मैं विक्टिम हूँ, मैंने अपना विक्टिमहुड प्रूव करना ही करना है कि मैंने अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए विक्टिमहुड है ना सोहियोनियों का, उसके अंदर ना अब चमक नजर आना शुरू हुई है एथनिक नेशनलिस्ट को कि यार ये देखो कितनी बड़ी एक वो मतलब जैसे स्टोरी बुक टेल है ऑफ कल्चरल विक्टिमहुड कि हम तो मजलूम हैं यूरोप के और हमने ये मस्कीनों ने मुल्क बनाया, ओ हाय हमें देखो सीना पीटो। अब ये मैं ट्वीट पढ़ रहा था, अट्रैक्शन नजर आई है इन लोगों। अब मैं ये ट्वीट पढ़ रहा हूँ, एक बंदे ने ट्वीट करके बताया हुआ है कि जिस तरह BLA ने कहा है कि तुम के रखो एंड बहुत अच्छा किया है, और जो दूसरी तरफ जिंदुल्ला उसने भी कहा हम भी ईरानियन रिजीम को सपोर्ट नहीं करते, तो हम भी अगेंस्ट हैं। तो उसके ऊपर हमारे यार BLA अब मतलब उसी थाल में छेद करेंगे जिसमें खाते हैं। हाँ अच्छा, तो क्या कहते हैं, मैं ईरान होता मैं न सहता। अच्छा अब उसके ऊपर एक ऑक्सफोर्ड के सख्त स्टांस लेना चाहिए उसके ऊपर ना उसके ऊपर एक हमारे जो लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल उन्होंने कहा हुआ है कि मच लाइक BLA ये भी CIA स्पॉन्सर्ड है जिंदुल्ला। उसके अंदर ऊपर एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ने ट्वीट की हुई है कि ये बहुत पुअर टेक है, और इट मीन्स दैट यू डोंट हैव अंडरस्टैंड armed groups and movements active in Baloch region on both sides. What they want to portray, they want to portray armed groups as a legitimate stakeholder in their conflict. In the conflict, जी. Just so that BYC and all these सब कवर में आ जाते हैं। fifth columnists can be still relevant. ये लोगों का मतलब। मुझे अब पता लगा और मैं इस बात का एहसास में मैं पंजाबी हूँ। अच्छा। मैं बताना चाहता हूँ ये मुझे अब पता लगा और मुझे बड़ा इसका अजीब मतलब इन लोगों का माइंड सेट है। और जी अफगानी आते थे यहाँ पे, अब आपको पता है अटक से लेके गंगा तक हमारी जमीन फ्लैट है, साथ बड़ी गुलामी में उन्होंने हमें डाला, 1000 साल इन्होंने हमारे पे जुल्म किया, औरतें बच्चे उठा लेते थे, हमारे मंदिर लूटे इन्होंने, हमारे गुरुद्वारे तोड़े, हमारी मस्जिदें शहीद की इन्होंने, साथ नहीं देखो लुक मी इन द आई यार मैं से बड़ा जुल्म हुआ और गुजर गए हैं दुनिया की तारीख की। अलेक्जेंडर को भी हमने बनाया था, असल विक्टिम तो हम हैं इटर्नल ये जो ऑपरेशन ओलंपिक्स होती है इसका गोल्ड मेडल हमारा। और आपको पता है हम जो जमीन को टिल करने वाले लोग हैं जो मिट्टी से जुड़े होते हैं, हमारा खून इस मिट्टी के अंदर, मिट्टी से सोना उगाते हैं या पूरी दुनिया को खिलाते हैं, लेकिन कभी किसी ने हमारा हाथ पकड़ा, कदर नहीं है। अब ये अब बेसिकली मुराद यहाँ पे था कि इलस्ट्रेट करने के लिए कि जो ये RR होता है, जो ये वाला रोना होता है, ये कोई भी रो सकता है। Exactly. Any ethnic group, any cultural group can turn around and point to their history and say कि हमारे साथ जाती हुई, even the whites. I know लोग like Anglo-Saxons को या वास्प्स को करते हैं, उन्होंने नाल भी बड़ी पैड़ी हुई है हिस्ट्री में, ऐसे नहीं है, कोई ग्रुप इससे महफूज नहीं रहता, ये इंसानों की तारीख है। एक कौम ने दूसरे पर जबर कर लिया, मुझे तो सबसे बुरी बात जो ये लगती है ना, बुरी बात मतलब जो पूरा एथनिक सुपरमेसी का पूरा नज़रिया है, मतलब इसके अंदर जो सबसे जो बेसिक कंपोनेंट है ह्यूमंस का वो मिसिंग है, वो है ट्रांसेंडेंस। कि आप बलोच हैं, मेरी खाल से बढ़ के कुछ है, आप बलोच हैं, अब नेक्स्ट क्या, इसकी बुनियाद पे अपने जन्नत में जाना है, आपने जन्नत में जाना है, दोज़ख में जाना है, आपकी किस्मत का फैसला होना है मतलब साहब हम बलोच हैं, बस दैट्स इट। ठीक, अब आगे नाराय बलोच, साहब हम बलोच हैं। I'm like ठीक, अच्छा आप बताओ जैसे तुम्हारे कुछ अज़ाइम हैं, कुछ ख्वाब हैं, दुनिया को कैसे देखना चाहते हो, साहब हम बलोच हैं। So it's just ridiculous। और अब मेरे ख्याल से मुझे वो अलायंस ना, मुझे वो reductionist that it is even it's an insult to Baloch ethnic group। कि तुम सिर्फ बलोच हो, अच्छा तुम ख्वाब देखते हो, तुम मैकेनिक बनना चाहते हो, तुम जानवरों की खिदमत करना चाहते हो, तुम इंसानों की खिदमत करना चाहते हो, तुम्हारा कोई दीन मजहब है, तुम बुद्ध मत हो, तुम मुशरिक हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे कुछ नज़रियात हैं, तुम मार्क्सिस्ट हो, तुम कैपिटलिस्ट हो,
तुम कोई बिजनेस करना चाहते नहीं, साहब हम बलोच हैं, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि ये अपनी कौम के भी मुखलिस नहीं है, मतलब यल्दा हकीम ये अपनी कौम को मोनोलिथ बनाना चाहता है, ये अपनी कौम को मोनोलिथ बनाना यल्दा चाहता हकीम है। क्या पश्तून इजहार जो है उस आइडेंटिटी का, क्या यल्दा हकीम उस स्पेक्ट्रम का एक एंड है, क्या तालिबान उस स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड नहीं है? यही तो मसला है कि वो पश्तून नहीं है, वो बैड पश्तून है, वो ये अच्छा पंजाबी कौन सा वाला? वो किताब है ना, द अदर अफगान वुमन। द अदर अफगान वुमन, वो उस एक बंदे ने बड़ा कमाल, मुझे नाम भूल रहा है, अभी ढूंढ लेते हैं क्या नाम है उसका। यानी आपको टोकनिज्म से रिड्यूस कर देते हैं कि तुम जो हो ना अच्छा बलोच वो है जो सड़क पे आके अपने आनंद गोपाल की किताब है अदर अफगान वुमन। अच्छा, तो उसने उन अफगान वुमन की बात की है जो स्पेक्ट्रम की दूसरी साइड के ऊपर है, जो पर्दा पहनती हैं। अच्छा, क्या उनमें से कोई भी अपनी मर्जी से पर्दा नहीं करता? यही तो मसला है, उनकी तो एजेंसी कोई नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। वो ना अफगान मर्दों ने चोरी कर ली ना, बड़ा अच्छा, किसी ने स्वीडन के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं चरसदा में गया अच्छा, चप्पली बनवाने, मेरे भाई आए इंग्लैंड से, तो उन्होंने कहा यार मैंने खेड़ियाँ बनानी है, हर साल कहता है, तो मैंने कहा यार खेड़ी तो वही बनती है चरसदे में, वो जो ओरिजिनल मतलब किस्म की होती है। तो मैं वहाँ गया, वो रज़र की बड़ी उनकी मिठाई बड़ी मशहूर है, बहुत शानदार, मुझे गांव की मिठाई अपने याद आ गई। अच्छा, वैसे पठान का भी शौक हो जाए, पंजाब के पिंडों में भी वही मिठाइयाँ होती हैं यार, वी आर नॉट सो एलियन, बस ऐसे ही हमने अपने आप को बनाया हुआ है कि बिल्कुल एलियन है। बहरहाल, एंड इट लुक्ड लाइक, बाय द वे, जरसदा लुक्ड लाइक एनी अदर जीटी रोड टाउन। बहरहाल, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट वो जब एक मीम नहीं, दो वो ब्राउन लोग दूसरे को आई हेट योर काइंड, शट अप यू आर ऑल। बहरहाल, तो वो उन्होंने ना उस बाजार में गए ना हम, तो वहाँ पे बड़े सालों बाद मैंने शटल कॉक बुर्का देखा। पंजाब में तो खत्म हो गया प्रैक्टिकली, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। साउथ वगैरह में होता है, साउथ पंजाब में होता है। मैं जाता हूँ बहालपुर, तो पहनाते हैं। हमारी दादी नानी पहनती थी यार, क्या बातें कर रहे हो, पूरे पंजाब में था ये। तो एक बार ये क्या कल्चर है, इस पर नहीं बात करता है, कब खत्म हुआ, किसने खत्म किया। वो मैंने कपड़े देखे, वो सारा, यार मुझे बताओ चरसदा में कौन उनकी एजेंसी चोरी कर रहा है? सर ये तो मुझे नहीं पता, वो ना चरसदा में कौन सी औरत पे वो तुम जबर कर सकते हो उस पे वहाँ पे? वो तो मसला है, आज़ाद औरत है ही वही जो जल्दा हकीम जिसका प्रोडक्ट है वो। अब ये खैर एक जो पूरा डिस्कोर्स है ना, इंटरनलाइज किस्म का ना कॉलोनियल माइंडसेट है, एक जो पूरा डिस्कोर्स है ना, जो आफ्टर 9/11 लॉन्च किया गया था, ह्यूमन राइट्स, और हम भी बगैर सोचे समझे बात काट देते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उस डिस्कोर्स को कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। ह्यूमन राइट्स के अंदर ह्यूमन क्या है, वो डिफ़ाइन क्या करता है, वो इंसान कौन था जिसके राइट्स हैं, वो इंसान, वो औरत, वो अफगान वुमन जो पर्दा करती है, उसका राइट नहीं है, वो ह्यूमन नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो ह्यूमन है, व्हाट इज़ अ ह्यूमन in their eyes, in the eyes of those people who are making these rights, who are like writing and drafting and crafting all kinds of these conjunctions in the imagination में imagination के अंदर इंसान क्या कितने स्पेक्ट्रम में आता है। वो जो अदर अफगान वुमन है ना, she deserve to be bombed। एक किताब लिखी थी नेव गॉर्डन ने, ह्यूमन राइट्स टू डोमिनेट। उस किताब के अंदर उसने बताया था कि किस तरह जो ह्यूमन राइट्स के डिस्कोर्स को यूज़ किया गया टू ऑक्यूपाई। ये वेपन है, ये वेपन है, ये जो हम ये ह्यूमन राइट है, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। मैं आपको आप की जुबान में बताता हूँ। पाकिस्तान की रियासत क्या कहती है जब पश्तूनों पे जुल्म करती है? क्या कहती है? जब भी पाकिस्तान की रियासत जालिम की शक्ल में आती है और जुल्म करती है, जैसे कि रियासत करती है, वो क्या कहती है पश्तूनों के बारे में? क्या रेट्रिक चलाती है मीडिया के अंदर? जब टीटीपी पे क्रैकडाउन करना होता है तो क्या वीडियो चलाते हैं हम यहाँ पे? वो जो मशहूर वीडियो है जिसमें वो बुरके वाली औरत को कोड़े मार रहा होता है, वो फेक है, जो कि फेक, which is fake, but that video still does the rounds on TV media and social media. But what is the point of that video? कि जो वॉर ऑन टेरर वाला फ्रेमवर्क अमेरिका ने पूरी दुनिया में फैलाया, वो हमारी मीडिया ने एक्सेप्ट किया। जब इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो इंडिया की मीडिया में क्या चलता है हमारे बारे में? टेररिज्म नहीं, औरतें, ह्यूमन राइट्स, हमें डिह्यूमनाइज करने के लिए ये करते हैं, वो जी बलोच राइट्स और ह्यूमन राइट्स। तो ये दुनिया में एक सिर्फ नैरेटिव है, और इस नैरेटिव का फायदा ये उठाया जाता है कि ये किसी को भी किसी भी वक्त जस्टिफाई कर सकता है फॉर मैस स्केल अटैक एंड बॉम्बिंग, कि ये तो वो लोग हैं जो ऐसे करते हैं, लिहाजा फॉर द बेटर फ्यूचर, टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर, इनमें से एक अक्सरियत को मार दिया जाए ताकि जो बाकी बच जाए वो बाजियाब हो जाए। यही गोल है ना। ये जो बचे कुछ अवशेष होंगे, कुछ कोई मतलब जो जैसे कोई मतलब अलामतें बच जाएंगी, 2-4 आदमी, उनको हम कहेंगे चलो बुर्का उतारो, दाढ़ी मूंडो, तुम आजाद हो, यू आर नाउ ह्यूमन।
स्टैंप लगा दो उनकी टोइयों पर ना, स्टैंप लगा दो ह्यूमन। एग्जैक्टली। तो ये जो वो क्या कहते हैं, जब उसने वो किताब लिखी तो उसके अंदर उसने ये भी बताया कि किस तरह ये डिस्कोर्स बाकायदा लोगों को सेम कॉपी पेस्ट किया इसराइल ने भी। वो करता है, वो करता है वो। अब क्या उसके पास टोकन अरब्स नहीं है, टोकन फिलिस्तीनी नहीं है, टोकन मुसलमान नहीं है, उनकी नुमाइश करता है वो क्या यमन का वो एक गे और यूएई के वो 2 गेज उसने नहीं पाले हुए, तो इसलिए जो पाले हुए उसने कहा लुक वी हैव अरब्स, लुक एट दिस, लुक एट माय अरब, परफेक्ट अरब, गुड मुस्लिम, लुक एट माय परफेक्ट अरब। बाय द वे वो अच्छा हमेशा कैविएट होता है, अच्छा उनकी, अच्छा वो उन बगैर तो को भी सोचना चाहिए कि मेरी आइडेंटिटी इज जस्ट मुस्लिम अरब टू देम। और एक्स मुस्लिम भी होते हैं साथ, और कुछ एक्स मुस्लिम भी होते हैं जो बहुत ज्यादा इनलाइटन हो जाते हैं ना, ऊपर सारी दुनिया उनका कैरियर क्या होता है, आई एम एक्स मुस्लिम कि टोटल आइडेंटिटी मैं मुसलमान था। अब क्या नहीं, मैं अब जो भी हूँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मुसलमान था, तो ये मेरी अरे वाह कुल आइडेंटिटी है, मेरा फुल इसी की घूमती है। बाय द वे वो जो ममदानी गाया न्यूयॉर्क का, वो जो बनने वाला है स्वीटी, उसका बाप बड़ा अच्छा एकेडमिक था, उसने किताब लिखी थी गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम। मीरा नायर उसकी वालिदा है, ये फिल्म की जो इंडिया से जो फिल्म की, हाँ, उसके वालिद घाना ये युगांडा, जोहरान क्या नाम था, वो गुजराती अफ्रीकन डायस्पोरा के ना उसके वालिद, ही वाज वेरी क्या कहते हैं पढ़े लिखे आदमी थे, महमूद ममदानी साहब। और मैं पिछले दिन उनकी किताब पढ़ा था, मैंने कहा इनका बेटा हाँ नहीं वो तो आप उसकी रेटरिक भी सुने, नौजवान वो को जाहिल आदमी तो नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा अब आप देखें हम दोनों कंजर्वेटिव हैं, हमें क्लासिकल टर्म में राइट विंगर कहा जाएगा, जो कि मैं तो नहीं हूँ। चलो मतलब वही सब बनावटी बातें राइट विंगर वगैरह, लेकिन क्या हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते इस तरह के एकेडमिक्स को? बिल्कुल लाजमी इनकी किताब तो पढ़नी चाहिए, मार्क्सिस्ट है, सोशलिस्ट है वो, हाँ हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, सोशलिस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट है। अब वही बात है कि यार आपको पता है वो गुजराती है साहब, हम गुजराती है साहब वो तो ये रिडक्शन ऑफ। बाय द वे जल्दा हकीम द चीयर लीडर ऑफ अमेरिकन ऑपरेशन, मोहसिन दावर द चीयर लीडर ऑफ अमेरिकन ड्रोन्स आर टेलिंग अस कि वी आर हिटिंग जल्दा हकीम बिकॉज शी इज पश्तून। यार मेक इट मेक सेंस। जो बंदा कल तक कह रहा था ड्रोन अटैक्स आर गुड, दे आर वेरी एफिशिएंट और बड़े वो कम कैजुअलिटीज होती हैं, बहुत कम कैजुअलिटीज होती हैं। जो बंदा चीयर लीड कर रहा था, और जो बंदा अमेरिकन ऑक्यूपेशन खत्म होने के ऊपर बाकायदा जिसने अफसोस किया, नहीं अफसोस छोड़ा लफ्ज़ नोहे पड़े, मातम किया मतलब अमरुल्ला साले जो रह गया था ना, जो अमरुल्ला साले, बाय द वे अमरुल्ला साले ने ट्वीट की हुई है कि वो मेरे साथ काम करते हैं, तो लोग नीचे स्कैन इशू कर रहे थे कि ये साफत है ये साफत है तुम लोगों की। तो या मतलब इनका काम, अमरुल्ला साले को ना दोबारा एक दफ़ा कियानी से डांट पड़ने की ज़रूरत है। वो क्या वाक़या था यार? ये कोई वाक़या है कि किसी सिक्योरिटी मीटिंग में ना कुछ सीनियर कारजाई वगैरह साथ बैठे हुए थे, तो कियानी ने ना इसको डांट के निकाल दिया था मीटिंग से। अच्छा, तब से बड़ा गुस्सा है पाकिस्तान के मामले में। अच्छा हैव यू नोटिस के मैंने जब ट्रैक किया ना कुछ लोगों को, तो ये अब पश्तूनिस्तान वाले जो जोकर हैं, कुछ ये बलोच वाले, इनके यहाँ अक्सर मैंने देखा साइकोलॉजिकली पर्सनल ग्रीफ होती है विद सम ऑफिसर और विद सम, हाँ पर्सनल ग्रज होता या अरे यार हमें पाकिस्तान, अच्छा मैं साथ मियाँ आपको और मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया? डू यू हैव अ ग्रज विद पाकिस्तान? बिल्कुल भी। रीजन इज बिकॉज़ ये इतनी बड़ी ईगो लेके घूम रहे होते हैं। मैंने जब इंडिविजुअली साइको एनालिसिस किया, they take themselves too seriously whenever I've met these characters, जो ये बहुत बड़े एथनिक नेशनलिस्ट, बहुत बड़े, यार इनकी ज़ात बहुत बड़ी होती है, इनकी ज़ात बहुत बड़ी होती है अपनी। एग्जैक्टली। और ये हमें बगैरत कहते हैं कि तुम्हारी ज़ात छोटी है। वो जिसको बगैरत कह रहे होते हैं वो असल में उसका लफ्ज़ है आजिज़, कि मैं इतना सा हूँ और दुनिया के लोग और इस कौम के लोग और जैसे इर्द गिर्द मेरे लोग, उनका मेरे ऊपर ज़्यादा हक है मेरे से बढ़ के। एंड दे आल्सो टेक themselves very seriously। वो देखा नहीं, वो सारी वीडियो जब आ रही थी, जब जो तालिबान थे वो इतनी तेज़ी से सुबह फतह करी आ रहे थे और ये वीडियो बना रहा था, मैं कायमत दाइम बैठा हूँ यहाँ पे ऐसे कितना सी तुम्हारे 2 घंटे के लिए गायब हुआ। मेरा फेवरेट अहमद शाह मसूद का बेटा है। हाँ, हालांकि नॉर्थ में रेजिस्टेंस जारी है यार, 73 घंटे बाद खत्म हो गई। किंग इन द नॉर्थ। हालांकि यार मतलब किस बाप के तुम बेटे हो, शर्म आया करो। मैं वैसे अहमद शाह मसूद का फैन हूँ जस्ट। नहीं अरे क्या बात कर रहे हो, अच्छा भला आदमी था यार, बेटा तो उसका निकम्मा निकला, लेकिन अहमद शाह मसूद तो बड़ा आदमी था यार। क्या बात कर रहे हो, कौन नहीं अप्रिशिएट करता? उससे गलतियां भी हुई, बुरे काम भी हुए, लेकिन नहीं गलतियां उस दौर के अंदर ना सारी जितनी भी थी ना लीडरशिप, जब पोस्ट जो था ना वो बड़ा एक chaotic mark, troublesome area। उसके अंदर देखो फितने का ज़माना होता है ना, उसमें गुनाह बहुत होते हैं। उसमें गुनाह, फितने का ज़माना था ना जब फसाद होता है मुसलमानों के दरमियान, उसमें बहुत गुनाह होते हैं। और उसमें बेहतर यही होता है कि आप अपना असला तोड़ के पहाड़ में दफन कर दो, बिल्कुल, आप बैठ जाओ।
देखो ना जब फितना हो मुसलमानों के अंदर, आप लड़ाई नहीं करते आपस में और यू लेट थिंग्स बी रिजॉल्व पीसफुली। और अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो अगर आपको किसी जमात में या किसी ग्रोह में हक नजर आता है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ये मैक्सिमम है। मिनिमम तो ये है कि आप साइड पे हो जाए, उस बारे में बहुत गुनाह होते हैं। अच्छा वो मैंने निकाल रहा था फाइनली। अलबत्ता जो इसकी जो क्रिटिसिज्म थी ना बमियान बुदा वाली जो सब लोग करते हैं, मैं हक में हूँ क्या बमियान बुदा को ख़त्म करने में। नहीं वो तो उन्होंने वाक़या पढ़ते थे सारा, वो क्यों ख़त्म किया था? बिल्कुल ठीक किया था वो, उन्होंने खुद से आगे ख़त्म किया था क्योंकि वो भूखा मारे थे। वो कहते तुम मतलब वो इसके लिए पैसे भेज सकते हो। इट वाज नॉट अ रिलीजियस काइंड ऑफ आई थिंक कि मुझे इस्लाम ने कहा मतलब सिपाही के लिए हो कि वो पॉलिटिकल मूव था कि यार मारो इसको ख़त्म करो, ये इसको इनकी इस बुद्ध की मत की ज़्यादा परवाह है, वो जो बंदे भूखे मर रहे हैं उनकी परवाह नहीं है। अब वो ना बाय द वे 2014 के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है नॉर्थ अटलांटिक में शिकागो के अंदर, और कांग्रेस के बाहर लिखा जाता है नेटो कीप द प्रोग्रेस गोइंग, कि जो ऑक्यूपेशन है वो एक क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन इन अफगानिस्तान इज़ अ क्या कहते हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द प्रोग्रेस गोइंग। मतलब ये एक द मेंबर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो या द 28 हेड ऑफ स्टेट कंप्राइजिंग द मिलिट्री अलायंस हैड कम टू द विंडी सिटी टू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अरब स्प्रिंग ऑन सिक्योरिटी के लिए आए थे, और उसका ये मोटो था कोट एंड कोट, जिसके अंदर प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ने भी अटेंड किया था, सारों ने अटेंड किया था। ये ओबामा विंडी सिटी में शिकागो में वकील था या तो उसके अंदर जो फ़ोटो लगाई थी ना वो लगाई थी अफ़गान वुमन की जिसने टोपी वाला बुर्का पहना हुआ था, और ऊपर लिखा हुआ था, मैं भेज दूंगा एडिट में डाल दीजिएगा, ह्यूमन राइट्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन अफगानिस्तान, नेटो कीप द प्रोग्रेस गोइंग। तो अब ये सीन था। द फोटो वो देवगौड़ा साहब लिखते हैं, द फोटोग्राफ्स सब्सटेक्ट सीम्स क्लियर, द बुर्का इज़ दिस चाइल्ड्स फ्यूचर, connecting the caption with the image, one understands that according to the logic of the place card, NATO needs to continue its mission in Afghanistan in order to emancipate Afghani women, particularly Afghan girls. Indeed, military resolve and even the violence is needed to ensure these women's freedom. Just in case the viewer misses the connection, on the top उसने फिर बताया हुआ है कि ह्यूमन राइट्स, द पोस्टर वाज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक कैंपेन अगेंस्ट प्रेसिडेंट ओबामा's declaration intention of withdrawing US and NATO troops from Afghanistan. Under the banner there was a notification about shadow summit for Afghan women that was to take place alongside the NATO summit. Admission the public is notified is free. Sponsoring the event was not a Republican think tank or defense corporation but Amnesty International ने ये पूरा इवेंट स्पॉन्सर किया था। Amnesty also prepared a letter that emphasized the importance of NATO's continued intervention in Afghanistan. ये Amnesty International वही है जो हमें बताता है औरतों के साथ क्या करना चाहिए यहाँ पे, सेक्स, जेंडर, ब्लास्फेमी एंड ऑल और वो ये भी कह रहा है कि अफगानिस्तान में बमबारी जारी रखो, लड़ाई जारी रखो। ठीक, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। यानी अगर एक इंसान ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो बेहतर है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अंडर राइट उसने यही किया है कि अगर एक इंसान उस सांचे में नहीं आ रहा तो वो बेहतर है कि वो जमीन के कमर के ऊपर मत चले, वो पेट में दफन कर दिया जाए। ठीक ठीक। इमाम टॉम कल आएंगे हमारी पॉडकास्ट के ऊपर और हम उनसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे अब मतलब जैसे आइंदा अगर कोई यहाँ पे आदमी मतलब मेरी जाती राय जो है, मुझे समझ नहीं आती कि यंग लोग बहुत डिलूजनल हैं जो ये फिरते हैं, बड़े हमारे इंटेलेक्चुअल इस तरह के यंग इन्फ्लुएंसर टाइप के कैरेक्टर, इनके मुँह पर थप्पड़ क्यों नहीं मारते? बिल्कुल, जो तुम्हारे सामने बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की और एमनेस्टी इंटरनेशनल के स्टैटिस्टिक्स कोट करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ बज़। अब मुझे ना मैंने अच्छा मैं बताऊं, इन्होंने 20 साल ये बांदर नाच करके ना हमारे सिरों पे बहुत होते हैं ना 20 साल, खत्म करो ना ये ड्रामा। इनका ना असर भी खत्म कर दिया इन टर्म्स का। इन ह्यूमन राइट्स मीन नथिंग एनीमोर। इन्होंने खुद किया ये इंटरनेशनल मींस, मुझे कोई वुमेन्स राइट करता है ना बातें खिल जाती है मेरी और ये आम आदमी का रिस्पॉन्स है कि अच्छा यार क्या बातें कर रहे हैं, अच्छा क्या, हाँ बहुत अच्छी। अब सब मुंडी लाते कहते हैं वेरी नाइस। अब सिर्फ सब इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग मजाक उड़ाते हैं लोग, सब इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग मर जाएं। अब इनका वक्त हो गया जमीन में, उम्र होगी इन लोगों की, मर जाएं। जब एक करके मर जाएंगे फिर लोग इन बातों को भूल जाएंगे कुछ वक्त के बाद। मतलब यार यू हैव ट्रिवियलाइज्ड ह्यूमन लाइफ। इतनी लॉफ्टी टर्म है ह्यूमन राइट्स, बुनियादी इंसानी हकूक, आपने उसको क्या मट्टी में ला के मिलाया अफगानिस्तान में और इराक में और कहाँ दुनिया के मुल्कों के अंदर तमाशे करके। फिलिस्तीन में आपने मट्टी में मिलाया इस बकवास को यार। मैं देखता हूँ अमेरिका में धरना हो रहा है जो औरतों के राइट्स ओवर जेनिटल्स हैं, मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर। यार आप हमारा दोस्त है ना, क्या कर रहे हैं यार? हमारा दोस्त है ना अहमद मिर कासिम जी, वो मैं सोचता था कि यार
ठीक है वो सारा है, ये इसकी अम्मी भी जेल में है, खाला भी जेल में है, ये औरतें नहीं है। मतलब ये जो कश्मीर की औरतें नहीं है, मतलब द मोमेंट शी कवर्ड हर फेस वो औरत होना बंद हो, शी इज़ नॉट अ ह्यूमन एंड वी हैव अलाउड दिस डिह्यूमनाइजेशन टू टेक प्लेस इवन इन आवर यूनिवर्सिटीज़। हम भी बात करते हैं तो वजल्दा हकीम जी वो पता नहीं कौन है, जस्ट बिकॉज कि वो अपना बनाव सिंगार दिखाती है और वो फैशन करती है। नहीं और मतलब हम खुश भी होते हैं। मैं बिल्कुल खुश नहीं होता मुझे तो जैसे उबकाई सी आती है कि यार ये मतलब तो क्या करैक्टर, ब्यूटी जो होती है ना वो आई ऑफ द बिहोल्डर में होती है। यू जस्ट किल्ड द होल भाई। असली में इसने की भी लव मैरिज, तो इसको तो सब बुरी लगती है जमाने में। नहीं आई नो जो आपको कराहत महसूस होती है, आई नो। नहीं वो कराहत वो ले कि यार हम भी इतने बुरे नहीं है यार, हमें भी महसूस होती है। बट जैसे एक नहुसत इनके चेहरों पे आ जाती है, हकीकत है। नहुसत इसी तरह फ़लस्तीन के खूबसूरत लोगों के चेहरे पे नहुसत आ जाती है। अल्लाह ने जिनको नए नक्श भी दिए होते हैं वो बदसूरत बन जाते हैं, और जो बदसूरत होते हैं वो खूबसूरत लगने लगते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपसे नहीं डिसएग्री करता, बट यस द आइडिया दैट दिस इज द प्रेजेंटेबल वुमन। और पाकिस्तान में बाय द वे ये नैरेटिव माज़रत के साथ अच्छा आगे सबसे ज़्यादा इंटरनलाइज है। आगे सुने, बड़ा मजे का। आप मुझे बात आप खुद बताएं कि इस वक्त अगर इंटरव्यू हो जॉब का या किसी पोजीशन का, किसी पोस्ट का, तो निकाब वाली बच्ची को हम गैर इंसानी उसमें अच्छा यार इसको तो छोड़ो ना, वो बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी चुप कर रही है, वो प्रोफेशनल है, ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं तो मेकअप भी ठीक, ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं तो सेक्रेटरी वगैरह रखी होती है बड़ी प्यारी सी, वो बहुत मस्त होता है, स्पेशली इन द मीडिया, वो तो मस्त है। मैं जो और वो कहेंगे कि देखो यार ये तो ऑडियो विजुअल मीडियम है ना, हमारा तो बिजनेस ह्यूमन इंटरफेस का है, हमारा बिजनेस ह्यूमन इंटरफेस का, तो लिहाजा ये ह्यूमन नहीं है चूंकि, तो लिहाजा ये फैसला किया कि हम इस ह्यूमन को हायर कर लें। जो यानी so such expressions are human, what we have established so far कि such expressions are taken as human, कि ये ह्यूमन एक्सप्रेशन है और ये अनह्यूमन एक्सप्रेशन है, तो ये अभी इनह्यूमन। Behind the campaign urging NATO forces to remain in Afghanistan was कोई नाम है, Amnesty International US Executive Director था at that time. Several years earlier, the same man had published a foreign affairs article entitled Smart Power, where she called upon progressives, quote unquote, Yalda Hakim, Mohsin Dawards, all that. ये लोग मतलब नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपके प्रोग्रेसिव कौन सा है, including we infer human rights activists, to learn from the example of the US military's use of power in a smart way. The military, she said, has long recognized that कौन है खातून है सुजैन नोसेल, एमनेस्टी इंटरनेशनल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, लेबनीज होगी। अच्छा, has long recognized that its imperative advantage comes not from size or firepower but from far-sighted strategy, sophisticated intelligence, professionalism and precise weaponry. Although the military's weapon system have been calibrated to conserve firepower and minimal collateral damage, the same cannot be said of US foreign policy. तो वो ये कहना चाह रही है कि बेस्ड ऑन अ शेकी आर्ग्यूमेंट जो US मिलिट्री एज एन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट प्रोसेस, तो मतलब स्मार्ट पावर यूज़ करनी है आपने टारगेटेड और इस तरह के लोगों को बुला के लाना है कि आप मिलिट्री इंटरवेंशन को जस्टिफाई करें कि अमेरिकन क्यों ज़रूरी हैं, टू हैव डेमोक्रेसी, टू हैव women's rights, puppets like Karzai। बात लोग सोच रहे हैं कि क्यों ये अप्लाई करती है आज की ईरान की चादर पहने हुए औरत जो मर्ग बर अमेरिका कह रही होती है, जिंदगी आज़ादी वाली पूरी जो तहरीक, चादर पहनी हुई औरत जो मर्ग बर अमेरिका कह रही होती है, जो मर्ग बर इसराइल कह रही होती है, वो बेसिकली इंसान नहीं है। इंसान नहीं, असल में एक कोर है औरतों का, चंद हजार चंद लाख, जिनको जो मेकअप करना चाहती हैं, जो बाहर नाचना टपना चाहती हैं, उनको हमने बाजियाब कराना है। इसराइल का पूरा वो इंसान है, और उनका एक बादशाह हमने अमेरिका में बिठाया हुआ है फ्लोरिडा में, उसका नाम है रजा पाहलवी। वो उसको हम वापस लेके आएंगे तो ये बच्ची आज़ाद होगी, तो ये बच्ची बाजार की नुमाइश बनेगी, तो ये हमारी सेक्स मार्केट में आएगी। आपको पता है ईरानियन डायस्पोरा कितना इस्तेमाल होता है पोर्नोग्राफी के लिए? नहीं, आप नेट पे देख लें, गूगल कर लीजिएगा। नहीं नॉट द पॉर्न यार, बट और पता है आपको वो क्या कैरेक्टर्स डिपिक्ट करते हैं हमेशा? क्या उनका कैरेक्टर जो डिपिक्ट किया जाता है हिजाब वाली औरत, कैरेक्टर डिपिक्ट किया जाता है कि ईरान की फनेटिक औरत और उसको अमेरिकन सोल्जर जो है वो कोर्स कर रहा है, या उसको ऐसे डिपिक्ट किया जाता है कि वो वाइट मैन के साथ सेक्स करना चाहती है। अब इस क्या कहते थे पागलपन की साइकोथेरेपी में क्या कहते थे, इस
इस पैथोलॉजी को आप पैथोलॉजाइज करना, या इस पैथोलॉजी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जो वो फेटिशाइज करते हैं? तो ईरानियन डायस्पोरा में बेचारियाँ गरीब भी होती होंगी जो बाहर, या डैडी इशू वाली पागल भी होती होंगी, ओनली फैन पे उनको ला के या पॉर्न वेबसाइट पे उनको ला के या अमेरिकन फौजी के हाथों उनसे ज़बरदस्ती करवाना जिनसी, यानी उसके सिमुलेटेड, या उनको वाइट मैन से, ये पैथोलॉजी क्या है? ये क्या इंडिकेट कर रही है? अर्ज टू डोमिनेट, यानी वो आप कॉलोनाइज एंड डोमिनेट, वो आपके साइकोलॉजी की ज़बान में बात कर रहा हूँ, अर्ज टू डोमिनेट इसको कहते हैं। वो आपके घर के अंदर घुस के आपकी औरत के साथ जिनसी ज़बरदस्ती करे, जिनसी बदफेली करे, ये जैसे मतलब उसकी फ्रीडम्स और उसके वो उसको उसमें गेटवे हैं। लेकिन जो आप पे बमबारी करता है ना, वो इसलिए करता है ताकि ये आपके अंदर जो है ना वो इस एहसास को वो मतलब इसके अंदर वो इस एहसास के जो दबा हुआ एहसास है इसको वो आज़ाद कर ले। या और अभी वो किसी ने बड़ी चीज़ नन साथ भी उन्होंने किया था अभी अमेरिका में, यूरोप में मजहबी तबके में नन के साथ भी उन्होंने किया था। पर अभी हम भी ये गेम प्ले करते हैं मीडिया वाले भी, कि हम भी वो फिर उन्हीं का परफेक्ट विक्टिम दिखाना शुरू कर देते हैं। जी अभी वही मैं देख रहा था कि वो देखो वो सारी हिजाब वाली ख़वातीन तो नहीं है ना, वो एक खातून शहीद हुई है, उसने वो बड़ी मॉडर्न थी, यू जस्ट प्रेजेंटेड देम अ परफेक्ट विक्टिम कि ये देखो परफेक्ट विक्टिम है। हाँ जी। तो ये वी हैव टू बी डन अवे। ये देखें मुश्किल बात है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया कहीं दुनिया, वी हैव टू रीड्रॉ, इट्स फिनिश्ड, वी हैव टू काइंड ऑफ रिकैलिब्रेट आवर वर्डिंग्स और फ्रेजेस। ये जो ह्यूमन राइट्स का हमने चरबा इकट्ठा किया हुआ था, हम जो भी थ्रो करते थे हम कहते थे हाँ बहुत अच्छी, बहुत अंग्रेज़ ने बात की है, इंग्लिश में लिखी हुई है, बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, ठीक ही कहा होगा। वो किसी ने लिखा हुआ था, मुजम्मिल की फोटो लगाई हुई थी कि आज से 300 साल पहले किसी फिलोसफर ने बात की थी, ठीक ही कही होगी, और नीचे लिखा हुआ था सही मुजम्मिल। तो ये जो हमने बिलास बच्चे समझे ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट कर लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर कंसेप्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और वो उसी टर्म को इस्तेमाल करके हमारी औरतों को मारते रहे, हमारे भाइयों को मारते रहे, हमारे बच्चों को मारते रहे, हमारे औरतों को रेप करते रहे, मर्दों को रेप किया, जो कुछ बेसिकली मेरे ज़हन में ना जो वो आपको पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी आपने देखा है? या उसकी तस्वीर में देखता हूँ तो मेरे ज़हन में पता क्या आता है? जब भी मैं देखता हूँ क्या आता है? वो बंदा आता है, वो कौन हेड ग्वांतानामो वाला, जिसको वो काला कुर्ता, उसकी वो चोगा जो था ना, पता नहीं क्यों ग्वांतानामो नहीं, वो अबू ग़ुरैब वाला, उसका जो चोगा है ना वो पता नहीं क्यों मुझे उसकी तरह का चोगा लगता है जैसा उसने पहना हुआ है वो लिबर्टी स्टैचू वाली औरत ने, बिल्कुल। और उसको वो बिजली मार रहे हैं और उसको वो ऐसे वो क्रॉस में ऐसे खड़ा किया हुआ है। यानी जिसने ये तस्वीर देख ली हो, या ग्वांतानामो की जो नंगी लाशों का ढेर है, जो जिंदा जो नंगे लोग और लाशों को इकट्ठे करके नंगा करके लिटाते थे दूसरे के ऊपर, वो आप भी देख लीजिएगा तस्वीर गूगल पे, 30-40 आदमियों को, और उसके सामने एक ट्रू वुमन जो असल ह्यूमन है, या उसने सिगरेट लगाई हुई है और उसने बड़ी वो जीन पैंट पहनी हुई है अपनी कार्गो वाली, मिलिट्री फटीक वाली, और टी शर्ट है थोड़ी नंगी भी है, और वो ऐसे करके सामने ना 40 नंगे जो डी ह्यूमन मारते हैं, दाढ़ियों वाले, बालों वाले, जिनकी खालों पे बाल हैं, इनकी चमड़ी भी ब्राउन नजर आ ना, गंदी वाली चमड़ी है, उनके ढेर। यार आपने बचपन में जब ये देख ली हो, या तो अब इसके बाद आप आके टीवी पे आके मुझे कहें कि यार असल में ना ह्यूमन राइट्स होते हैं, और मैंने आपको बताया ना मैं 13-14 पर चेकआउट कर गया था, एट द एज ऑफ 13-14 आई चेक्ड आउट, आई री एंटर्ड पोलाइट सोसाइटी एट द एज ऑफ 22-23। ना मेरा सोशल मीडिया था, ना मेरे पास नेट था, ना कुछ भी नहीं, किताब पढ़ी, कुरान पढ़ा, गेम खेली, स्पोर्ट्स खेली, दोस्तों को मिले, घूमे फिरे, खाए पिए, बहुत इंजॉय किया मैंने लाइफ को उस टाइम पे। लेकिन मैंने इनसे पार्टिसिपेट, आई रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन लाइफ। मैं डिबेट वगैरह करता था, मैंने छोड़ दी, पार्लियामेंट्री इंडिया जाना, ट्रिप पे, टूर पे, मैंने ये सब बर्बाद है। जैसे भाई बच्चे का जहन तो जैसे उसको ले ही नहीं पाता ना, exactly. मुझे मेंटल ब्रेक्स होने लगे कि यार ये तो सब जैसे एक दूसरे को कत्ल करने पे तुले में, और ये तो हमें तो इंसान नहीं मानते ये लोग तो। और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से मेरी साइकी में डेवलप भी उल्टी सीधी आइडियाज़ भी, मतलब सारे कंस्पिरेसी की आइडियाज़ नीचे हैं 10-20 साल के अंदर। लेकिन नहीं, इसके बाद नहीं, एक बार ये काफ़ी है कि आपके आदमियों को नंगा करके उन्होंने ढेर में डाल दिया, इसके बाद नहीं। अब 100 साल भी करते रहना एक बात अच्छी, मैं नहीं मानूंगा, 101 साल पे शायद मान लूँ, 100 साल में आपकी बात नहीं मानूंगा, कम अज़ कम इतना तो स्टैंड होना चाहिए इंसान का। बिल्कुल यार आप मतलब अभी ये बच्चे देख रहे हैं, जेन जी खास तौर पे, काश आपने वॉर ऑन टेरर, चलो अच्छी बात है बल्कि आपने नहीं देखा, शुक्र, बट काश आप उसका सबक सीख लें। मैं नहीं कहता आप देखें उसको, बट यार गूगल कीजिएगा अबू ग़ुरैब को, ग्वांतानामो को, बच्चों के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। मैं सिर्फ कंसर्न जेन जी है जो 25 से नीचे जवान है, आप इन लोगों की बातों में मत आइएगा।
आप यल्दा हकीम का हुसन पे ना आप नहीं, यल्दा हकीम और उसका मेल वर्जन मतलब मोहसिन दाऊद को मेल वर्जन कहते हैं? नहीं और भी बड़े फिर रहे हैं ना मेल वर्जन, मतलब आई डोंट मोहसिन दाऊद भले आदमी, आई थिंक थोड़ा सा ना मोहसिन दाऊद अंक उसका भी शिकार है। नहीं ये पूरा वो है, ये पूरा एक स्ट्रीम ऑफ लेफ्टिस्ट हैं, बट अंकल पुणे का भी शिकार है। मुझे लगता है अच्छी बात है कि वी आर हैविंग दिस रिफ्ट among the intellectual left class, the so called intellectual left के फायदे फाइनली हमें रिफ्ट नजर आना शुरू हो गई है। नहीं, और द फैक्ट कि इनके अंदर जो असल में जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जनरली वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, मोहसिन दाऊद एक्सेप्शन है, उनके आइडियाज इतने नहीं इवॉल्व किए, लेकिन बाकियों के आइडियाज इवॉल्व करें, और जो बिल्कुल फ्रिंजेस पे हैं ना ज़्यादा, वो ज़्यादा एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं, जैसे BLA और ये सब। और मैं यही बात करता हूँ, ऑल स्ट्रगल्स आर इक्वल एंड वैलिड। No, not at all. No, they are not. हर जालिम हर मजलूम जालिम नहीं, हर मजलूम सिर्फ नहीं होता, कुछ मजलूम जालिम भी होते हैं। Exactly. यानी बैक वक्त आप दोनों चीजें हो सकते हैं। और कोई मजलूम होता भी नहीं है, और कोई मजलूम वो अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करके अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा होता। असल में ये बहुत असल प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल टॉक नहीं होती। हमारे यहाँ हमारे बचपन में ट्रेनिंग नहीं की जाती कि बड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स को हम कैजुअली डिस्कस कर पाएँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ा कल्चरली में ये इमोशनली बहुत मुश्किल होता है ये बातें करना, यार ये सब मैं नहीं कर सकता। इतना डरने की कोई बात नहीं है, वो आपको नंगा करके ढेरों में डालते जाएंगे। यार मतलब सतनाया प्रिजन जो है, एक वो मिस्र का बड़ा मशहूर है, आप ये नोट कीजिए, पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल जेलें हैं, कैद खाने भी हैं, टॉर्चर सेल भी हैं, लेकिन कोई एक ऐसा कंपाउंड नहीं है। बिल्कुल कि यार वो पिंडी वाली जो बेस है ना, वहाँ पे 1000 आदमी इस ज़माने में था, शाही किला जो बनाया हुआ था, ज़िया ने ऐसी वो ऐसे मतलब उसमें कैद खाना टाइप बनाया था, लेकिन इस तरह के हमने नहीं काम किया। आप शुक्र करें अल्लाह का, आप सलाह दें, आप मतलब यानी आप एडवाइस या तो होना कि पीसफुल स्ट्रगल के या मेन स्ट्रीम स्ट्रगल के सारे रास्ते बंद हो गए हों और वहाँ पे सुनवाई ना हो रही हो, या वहाँ पे फीडबैक ना जा रहा हो, और बिल्कुल एक ब्लैक ये एनवायरनमेंट थोड़ी सी पीटीआई ने भी क्रिएट की, जैसे कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। यार आपने हरकत क्या की है आपकी सुनवाई होए? जो हरकतें आपने की हैं वो हरकतें आपने कहीं और की होती तो आपको लग पता जाता, ने आपको लटका दिया जाता। या तो वो शर्जील इमाम कहाँ है, उमर कहाँ है, या लेफ्ट राइट दोनों। या आप बताएं ना, किसी मुल्क में अगर काउंटर को होता है या तो काउंटर को कामयाब होता है, वरना फिर अर्दगान ने क्या किया था उसके साथ, ट्रंप को भी अर्दगान ने क्या किया था उसके साथ, फतह गुल के साथ। कहाँ है वो फतह गुल? अमेरिका बैठा बेचारा बुरा हो गया। तो जब काउंटर को करते हैं तो फिर यही होता है। जो अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी 5 से ऐलान बरात करना पड़ा, या वो भी कहते हैं हम ट्रैप हुए, वो भी कहते हैं आपने 9 मई किया, आप ऐलान बरात करते हैं, हम इसी खिलाफ हैं जी। या डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट कम हुई या ज़्यादा हुई? आपने अपनी सियासत के चक्कर में, या डोनाल्ड ट्रंप का ज़्यादा खतरनाक था या 9 मई ज़्यादा खतरनाक था? 5 में जनवरी 6 जनवरी 5 जो भी डेट बनती है वो ज़्यादा खतरनाक था। ऊपर हैं जो कांग्रेस के अंदर घुस गए थे, वो बंदे मरे हैं उस दिन बहुत। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान बरात की, का ये जुल्म जाती है, हम इसमें नहीं बिलीव करते, इलेक्शन में हार गया हूँ, ठीक है जो भी मतलब ठीक है। वो एंड तक वो आधी स्टेटमेंट देता था कि मैं हारा हूँ, नहीं मेरे से जाती हुई है, नहीं मैं हारा हूँ, नहीं मेरे से जाती हुई है। ये सब सियासत के पार्ट है, आप चमकाएं अपनी सियासत, लेकिन आपने वेरी कोर एसेंस को चैलेंज कर दिया मुल्क के, कि फौज, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सब थल्ले खुडे लाइन लगे। मैं तब बैठा हुआ था ना, तो मैंने वीडियो भेजी, वजाहत सईद खान ने पॉडकास्ट की थी एक, और वो कह रहे थे कि आसिम मुंदी से नहीं हो पा रहा, मे बी वी नीड टू ट्राई अनदर पर्सन। मैंने वो वीडियो भेजी एक बंदे को, उसने कहा यार अगर याया खान ने फौज चला ली थी ना तो आसिम मुनीर साहब तो फिर फरिश्ते हैं। मैंने कहा वाकई यार, अगर कू होना होता तो यार खिलाफ होता। ड्रंक कार्ड जो मतलब जो वाकयात है मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बट दे आर सो नोन कि मतलब पढ़े में लिटे में, मतलब अगर यार खान के खिलाफ कू नहीं हुआ था ना, तो जो बंदा आपको पुट्ठे मशवरे दे रहा था ना, पहले तो उसको पकड़े आप, पहले फैज मीर साहब को पकड़े। जो बंदा कह रहा था कि मैंने काम कर लिया, और मैं साहब को और बाजवा साहब को ना खड़े होकर डंडे मार कर चौक में कि उनको पहले तो आप मुजस्समा इन्होंने आसिम मुनीर साहब का बनाया होता है, या बनाओ ना फैज मीर का अब्बू का अपने, असली में अब्बू भी उम्मीद है, पता नहीं कौन सी उम्मीद है, अब्बू तो फिलहाल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल में यार। बेसिकली ना ये बात तखरीब कारी जो है ना, मतलब मैं इसमें मजहबी तबके से भी नाराज़ हूँ, लेफ्टों से भी नाराज़ हूँ, सब लोग कहते हैं, मैं बचपन से सुन रहा हूँ, हम तो आम लोग ऑब्जर्वर है ना, इनकलाब आएगा ना तो
यार ये चल नहीं रहा। हाँ इनकलाब क्यों आएगा या लाइट नहीं आ रही अभी। एग्जैक्टली पहले इनकलाब, मरना जरूरी है पहले। अच्छा अब लोग कहते हैं कि बगैरती है पंजाबियों की, ये बाकायदा इसकी एक जज्बाती जवाब दिया जाता है कि चुप कराने के लिए लोगों को। वो ये भी कहते हैं कि पंजाबी तो खा रहे हैं ना, पंजाबी तो तुम भूखे मर रहे हो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। बेनिफिशियरी बने हुए हैं। बेनिफिशियरी ने बकवास बनाई हुई है यार। क्या कराची में मसले नहीं है या जो शहर इस मुल्क को चला रहा है? बिजली नहीं है यार वहाँ 40-40 इलाके के अंदर, आप लगा दें, मारना शुरू कर दें दूसरे को। ठीक है ना सर, ठीक करो ना चीज़ को। एग्जैक्टली मेहनत करो ना किसी चीज़। असली में लेथार्जिक 0 to 100 थिंकिंग है। मौलवी से बात करो, जो बच्चे जेंजी जो हमारे, यो इट्स द जाल टाइम ब्राव, वो वी गो यूनिफाई द उम्मा ब्राव, वो वाले बच्चे जो है हमारे, जाल टाइम ब्राव, इट्स द टाइम फॉर द खिलाफा ब्राव। उनसे पूछो तो वो कहते हैं मुझे वो जो शेरशाह कहता है मुझे रेवोल्यूशन चाहिए, प्लेट में डाल के दो मुझे। क्यों यार, क्यों? यू आर अ न्यूक्लियर स्टेट, क्यों रेवोल्यूशन चाहिए तुम्हें? मतलब तुम मुझे बताओ इनमें से, अच्छा मुझे एक समझ नहीं आती इनमें से एक कुत्ते के बच्चे ने आके कहा कि 50% सूद जो दे रहे हैं बजट में ये खत्म करो। या नहीं कहा, ये तुम्हारे पैसे हैं यार, मेरे पैसे हैं। जीएसटी खत्म करो, मैं नहीं दूंगा साबुन पे जीएसटी, तो अमीरों पे लगाओ टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस लगाओ, ये इनडायरेक्ट नहीं हम देंगे जीएसटी में एसटी, ये लग्जरी टैक्स वैक्स नहीं देंगे, बकवास टैक्स ना लगाओ हमारे पे, ये गैर इस्लामी टैक्स है। यार मना है ये चीज़ें यार। ज़कात दो, उशर दो। ज़कात असली मसला क्या आता है? लेफ्ट हमारी का ज़कात लफ्ज़ सुनते हैं तो मौत आ जाती है। और इसमें माजर के साथ सबसे बढ़ के अहले भाई हैं जो मजहबी भी तबका भी है यार, वो लेट डाउन करते हैं कि ईरान में इस्लामी इनकलाब आ जाए, यहाँ पे इस्लामी कानून नाफाज भी ना हो। इनकलाब छोड़ो यार, ज़कात और उशर और ये सब देने में आपको मौत आती है क्योंकि आपने सिर्फ ईरान को वो देना है, खुम्स देना है। यार दे दो यार उनको, इनको माफ़ कर दो यार। हमने नहीं देना जीएसटी, तुम भी नहीं दोगे, तुम भी अमीर हो जाओगे यार। ज़कात कितना अभी हम कितना देते हैं? तुम्हें लगता है ऑफ आवर इनकम व्हाट अमाउंट डू वी स्पेंड ऑन पब्लिक ये टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में? व्हाट डू यू थिंक, क्या पाकिस्तान का टैक्स ब्रैकेट क्या बनता है? आई थिंक जो दे रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम और मैं, इस तरह हम फाइल करते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस भी देते हैं और इनडायरेक्ट भी देते हैं, कितने परसेंट होगा? 100% इनकम में से कितना होगा? 20%, 30%, कितना? अपवर्ड्स ऑफ 50-60%। इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भूल जाते हैं, लग्जरी टैक्सेस को भूल जाते हैं। लेकिन यार आप एक गाड़ी जो खरीदते हो, एक मोटरसाइकिल खरीदते हो, उस पर आप उसके कितने सालों का पेट्रोल का पैसे खर्च जमा कराते हो उसके अंदर। और अब जो हम पेट्रोल पर टैक्स दे रहे हैं हर यार, यू आर पेइंग। आप बात करते हो कि यूके बड़ा जी टैक्स रजीम बड़ी जालिम है, वो 40% 50%। भाई तो तुम कैसे, मतलब हुकूमत का जब दिल करता है मनी प्रिंट कर देती है, वो अलग मसला। हुकूमत का जब दिल करता है यार एमसीबी मेरे को भोपे का लड़का है, मसला सैलिड क्लास का, मसला सैलिड क्लास का है ना। मतलब वो जो जहाँ पे टैक्स लगाना है वहाँ नहीं लगाना है लोगों ने ना गरीब लोग का मसला है। गरीब लोग देते हैं सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन्फ्लेशन जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बगैर किसी सियासी उसके बस हो गए, प्रिंट कर दिया हमने पैसे, लोन ले लिया हमने एमसीबी से, ले लिया बैंक ऑफ पंजाब से लोन ले लिया हमने। और यार क्या ये मजाक है यार। और दूसरा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास मजे कर रही है, वो बलोच भी है, वो साहब हम बलोच साहब। अब बलोचिस्तान में जो गाड़ी लेते हैं ये लोग, बलोचिस्तान में जो गाड़ी लेते हैं जिस कहते हैं हम सिर्फ सुबह में चलाएंगे, उसके ऊपर कितना टैक्स देते हैं? वही गाड़ी जो यहाँ पे 10 लाख की है वो वहाँ पे 2-3 लाख की ले लेते हैं। वो कोई उसको वो नहीं बुरा लगता है इन लोगों को। वो जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी है वो बहुत अच्छी लगती है। बेसिकली दिमाग खराब है हमारी कौम का और कुछ नहीं है। बलोच भी यार, वुड यू बलोच एलीट भी करप्ट है, पश्तून एलीट भी करप्ट है, पठान पंजाबी एलीट भी करप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है, उर्दू स्पीकिंग एलीट में भी करप्शन है। मैं पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ उर्दू स्पीकिंग एलीट को। उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान को, जो खाड़ना खाड़ लो इस बात का। वो आए भी बाहर से हैं, उन्होंने फैक्ट्रियाँ उन्होंने बनाई हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने स्कूल बनाए हैं, उन्होंने मदरसे चलाए हैं, उन्होंने अस्पताल चलाए हैं, उन्होंने सब बाकी कौमों ने भी किया है। लेकिन यार वो इतने से हैं, उन्होंने कमाल कर दिया, सलूट। ये जब बोतल पी रहे हो तुम, ये नेक्स्ट ये बर्गर खाते हो, कबाब, हर चीज़ वो बना रहे हैं बेचारे, और उनके साथ हमने क्या सलूक किया। रियली मैं आई अप्रिशिएट उर्दू स्पीकिंग क्लास को। सबसे बेहतरीन कौमों में से एक कौम है पाकिस्तान की। तो यार बर्तरी हासिल करो इन चीज़ों के अंदर। लेकिन वही इनकी विक्टिम मेंटालिटी नहीं खत्म। मसनूआत में कोई चीज़ बनाओ, कोई इदारा बनाओ, कोई अजीब व गरीब काम करते हैं यार, अजीब व गरीब। अभी ईरान से सारा कुछ कैसे रिलेट करता है? यही सब तमाशा उसके साथ किया गया।
सैंक्शन उसने बर्दाश्त किए हैं, उसने रेवोल्यूशन कर दो जी वहाँ पे, कू करा दें जी हम, 100 बच्चियों ने जवाब नहीं पहनना जी। हालांकि मैं एग्री करता हूँ उनकी पॉलिसी गलत है, या वो नहीं, वो इंटरनल क्रिटिक तो है, इंटरनल क्रिटिक जो क्रिटिक है, नॉट द टाइम फॉर इट, आई डोंट केयर अबाउट। अभी मेरा हिजाब पॉलिसी से कोई गर्ज नहीं है, मुझे ईरान के लोग महफूज चाहिए, मुझे ईरान की रियासत महफूज चाहिए, मुझे ईरान के एसेट्स महफूज चाहिए, मुझे ईरान के लोग जिंदा चाहिए और गालिब चाहिए इसराइल के ऊपर। बिल्कुल, ये इंसानी जज्बा है, मुसलमानों का जज्बा है। ये क्या हो गया कि अब तुम्हें याद आ गया कि वो, मैंने देखा कम्युनिस्ट ऑफ वो ईरान, पता नहीं कौन सा उन्होंने ऐलान किया, अरे डूब मरो यार डूब मरो, ऊपर से बमबारी हो रही है तुम्हारे ऊपर, तुम बात तुम ये कह रहे हो, पता नहीं। अच्छा, अल्लाह का फजल है, हमारी कौम बहुत बाहया है इस मामले में। वो इंडिया के ड्रोन है यहाँ पे ये नहीं शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने कहा है हम कपड़े फाड़ दें, हम शुक्र करो। वो 2-3 लोग बाहर बैठे थे, उन्होंने ट्राई किया, लेकिन हमारी कौम के मिजाज समझ, पीटीआई के जो बाहर वाले लोग हैं ना, वो हमारी कौम के मिजाज को नहीं समझी। नहीं, वो तो जानबूझ के हरकत करते हैं, दे ट्राई टू प्ले टू द ऑडियंस, बट दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ गुडविल। या ऑफ कोर्स, उन पीटीआई के लोगों से मिला हूँ जो बड़े डायहार्ड नौजवान हैं, उन्होंने गालियाँ दी हैं इन लोगों को नाम लेके भर भर के, कि मैं इनको 4-4 साल सुनता हूँ। तो आपने कहा नहीं, हम तो पहले भी समझाते थे कि बंदे मैं एंटरटेनमेंट के लिए तो हमेशा देखता हूँ आदिल राजा, मोहित गुजरात, फनी तो बहुत है सारे, वजाहत नहीं में देखता था, मुझे उसका कोई क्लू नहीं था। मुझे पाकिस्तान ने बहुत से मसले हल नहीं किए, उनमें से एक मेरी कब्जी का मसला है, मोटी आए हुए कुछ हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। बुजुर्ग के लाइव नहीं है, कहते हैं पब्लिक करनी है, लाइव नहीं है। हाँ, पब्लिक करनी क्या हो गया यार, मतलब वजाहत नीड्स लैक्सेटिव्स, आई गेट इट, ऑफ कोर्स। बुजुर्गों ने कहा कि स्पगोल लेनी चाहिए, कुछ फाइबरस चीज़ें खानी चाहिए, बट मैं ढीठ हूँ, मैं पानी भी बहुत कम पीता हूँ, मोस्टली कॉफ़ी पीता हूँ मैं, इटालियन कॉफ़ी। ओके, नहीं कोई नहीं, मतलब क्या मतलब ओके, आज हल करके उठेंगे हम। नहीं बस मजाक कर रहा हूँ। नहीं, बट आई स्टिल जेन्युइनली बिलीव दैट कितनी देर और चलेगी? आई थिंक अगर 2 हफ्ते ज़्यादा चली तो मसला है। आई थिंक ईरान अगर हफ्ता स्टैंड कर गया ना, देन इट विल हैव ग्लोबल, बट 2 हफ्ते से ज़्यादा भी ना चले, क्योंकि उसके बाद फिर उसके बाद आई थिंक द ईरान की जो टुक पॉलिसी है इज टुवर्ड्स डेट्रिमेंट। हाँ, नहीं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने रात को जिस तरह से जो सिनेमा देखे हैं, जिस तरह आयरन डोम फेल हुआ, डेट्रिमेंट, आई थिंक स्ट्रेटेजिक पेशेंस के जो नुकसान होने थे वो हो गए हैं। आपने लूज कर दी सप्लाई राउट टू लेबनान, वो सब हो गया है। अब इनको सिर्फ सस्टेन करने की जरूरत है ताकि चाइना और रशिया हफ्ते 10 दिन के अंदर देखें इंटरवीन। और दूसरे लेवल पे पाकिस्तान और गिरदनवा के जो अरब ममालिक हैं वो आपको तभी सलूट मारेंगे जब आप हफ्ता 10 दिन स्टैंड करके दिखाएंगे। और इस स्टैंड करने में आई थिंक थोड़ा सा ईरान डज नीड टू अटेम्प्ट सम ऑप्टिक्स वाले डैमेज। वो किए उन्होंने रात को ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया। चूंकि मीडिया नैरेटिव उनके हाथ में है ना, इजरायलियों के मेन स्ट्रीम मीडिया नैरेटिव, दे हैव टू डू समथिंग बिग एंड बोल्ड। उन्होंने पहले 12 घंटे के अंदर इसराइलियों ने तमाशा किया ना, कुछ थोड़ी शोबदेबाजी की रिक्वायरमेंट है। और कुछ जैसे उनके अनकैरेक्टरिस्टिक है, ईरानी कौम शोबदेबाजी नहीं करती, इट्स वेरी लाइक बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी वो होती है और बड़ी कोडेड और वो सारा, बट थोड़ा सा ना पब्लिक कंजम्पशन की खातिर समथिंग नीड्स टू हैपन। और आई थिंक ईरान को ये रियलाइज होना चाहिए कि उनका दोस्त जो है वो इंडिया तो नहीं है। अब फाइनली उन्हें ये रियलाइजेशन नहीं, उन्होंने माजरन साथ कुछ चीज़ों में उन्होंने कहना नहीं चाहिए इस वक्त नहीं, टोल्ड यू सो वाला, बट कुछ चीज़ों में बहुत उन्होंने मूवी खाई। अब जो एससीओ में हुआ है उनके साथ, जिस तरह इंडिया ने अब्सटेन किया पूरे मामले के ऊपर और बैक स्ट्रैप की, मैंने देखा वो प्रोग्राम में प्रोफेसर मरांदी साहब आए तो उन्होंने कहा कि यमन के अलावा हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने ना रूस का नाम लिया, ना चीन का नाम लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया, ना, ये बहुत बड़ी अलामत है। और वो अभी तो बिटरली कह रहे हैं ना टू के जुल्म है, ज्यादती है, वो सब बातें दुरुस्त हैं आपकी, लेकिन बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली यकीनन इनके हाँ ये लर्निंग कर होएगा कि हमारी डिप्लोमेसी में कहाँ झोल है, जहाँ हमने मार खाई है कि हमारे साथ एक यमन का भी, वो भी एक मिलिशिया ग्रुप खड़ा है, कोई सॉवरेन स्टेट नहीं हमारे साथ खड़े, हुतीस खड़े हैं, यमन नहीं खड़ा, अंसार अल्लाह खड़ी है। हाँ जी, सो दिस इज समथिंग टू बी नोटेड। और पाकिस्तान देख रहे हैं, इंडिया भी देख रहा है, मेरी ज़्यादा राय अभी भी है इंडिया इसको देख के इम्बोल्डन होएगा और इंडिया आने वाले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर का, मुझे लगता है वो जो यूक्रेन ने न्यू नॉर्मल सेट किया है ना जी,
वो बहुत बड़ा हरकत करेगा इंडिया। देखिए इंडिया जो है वो इजराइल से बहुत क्यूज पकड़ता है, बहुत अभी भी जितने भी करता है। असल में पाकिस्तानियों ने ये पैगाम पहुंचाया इसराइलियों तक कि अगर आपने सिर्फ असला देना था ना, बंदूक तो दे देते आप इंडिया को। आपने जो उनकी मदद की वो इंटेलिजेंस है, वो स्ट्रेटेजिक है। और आपने वहाँ पे जो ड्रोन ऑपरेट, आपने वहाँ खड़े करके अपने बंदे ऑपरेटर बिठाए, जो ड्रोन ऑपरेट करे थे वो सारे इसराइली थे। अब ज़ाहिर बात है उनकी चीज़ है वही। आपने अपना कमांडो भेज के वहाँ पे ड्रोन ऑपरेट करवा के आपने, इसराइल ने कर दी बहुत बड़ी गलती। पाकिस्तान जो कि जनरली इसराइल के मामले में चुप रहने वाला मुल्क था, मतलब स्ट्रेटेजिकली हम वी डोंट सी इसराइल एज अ थ्रेट। इट्स वेरी फार अवे, वेरी फार अवे। आपने बेजा का जाके हमें आके उंगल दे दिया। असली में उनके बहुत बड़े अज़ाइम है, वो तो यहाँ तक आना चाहते हैं ना। वो तो समझते हैं कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है वो सिंध तक होना चाहिए, दरिया सिंध तक होना चाहिए, बहरा अरब तक होना चाहिए, इंडियन ओशन तक होना चाहिए ना। वो तो उनके जहन में वो तो कोई यार इजरायली मैनेजमेंट फैंटेसी लैंड में रहती है। ठीक है, अच्छी बात है, ख्वाब देखने चाहिए, बट वो उसको अचीव करने के लिए बहुत एरेटिक चीज़ें कर जाते हैं। तो वो इंडिया को बहुत बड़ा एसेट के तौर पर देखते हैं। आई थिंक उन्होंने मिस्टेक किया ये हरकत करके, इंडिया को इम्बोल्डन कर दिया, और इंडिया भी एक बहुत बड़े गंदे कोलिशन कोर्स पर डल गया इजराइल और नेटो की शय देने पे। अमेरिका ही शय दे रहा है ना उसको। नहीं, उनका असल जो अपना वो है ना, असल में हम आवाम की नज़र में भी हो गया है कि ईरान और पाकिस्तान इधर है बीच में, और एक तरफ से इजराइल दौड़े आ रहा है और एक तरफ से इंडिया दौड़े आ रहा है। ये आम लोगों की परसेप्शन बन गई है, ये आम लोगों की परसेप्शन बन गई है। आप धकेल रहे हैं, पहले आपने धकेला कि पाकिस्तान चीन का लाए बने, जबकि पाकिस्तान ने टिल का जोर लगाया, नहीं मेरे बच्चे को ऑक्सफोर्ड भेजना है, और मेरे बेटे वर्ल्ड बैंक में काम करेंगे, और ये बर्गर जी में बड़ा, ये इटालियन पास्ता बड़ा अच्छा होता है जी। सब ने गोरी मिस्टर से रखी हुई है, लंदन में बिजनेस किए हुए, प्लाट लिए हुए, फ्लैट लिए हुए, न्यूयॉर्क में लिए हुए। आपने धक्के से हमें जाके बीजिंग और गुआंगजू और कहाँ कहाँ पहुँचा दिया धक्के से, ये गलती की। और दूसरा आप धक्के से ईरान और पाकिस्तान को दोस्त बना रहे हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग फॉर अस। मैं यकीन करता हूँ कि इजराइल का पागलपन, इंडिया का पागलपन, ये सब खुदाई मंसूबे का हिस्सा है। पाकिस्तान को होश आया है क्योंकि मोदी पागल है, ईरान को होश आया है क्योंकि उसने चढ़ाई कर दी, उसने नेतन्याहू ने। मैं तो कह रहा हूँ आप बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी गलती कर रहे हैं। वो बेचारा पिट गया, वो राहुल गांधी, तुमने इनको दोस्त बना कह रहा है, वो सही कह रहा है। आप देखें इसराइल का जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ, वो बुरा तो नहीं है, बहुत अच्छा है। इंटेलिजेंस एक्सचेंज यार, कितनी अमेरिकन टेक्नोलॉजीज जो चोरी की हैं वो ट्रांसफ़र की हैं इसराइल के जरिए हुई हैं चाइना को। उसमें अब ये एक बीच में स्टॉपिंग पॉइंट आ गया ईरान वाला। इसी तरह चीन और इंडिया कल को जो उनके अंदर पोटेंशियल बन सकती थी कि वो एक साइलेंट ट्रेडिंग, स्लो मूविंग एक वो बन जाए रीजन के, बर्बाद कर दिया इतने से मुल्क के पीछे इतने से मुल्क के पीछे। जो 7 समुंदर पार अमेरिका कह रहा है कि नहीं ये चाइना बड़े जालिम ने, ये बड़े जालिम ने चलो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। अभी तक तो वो लॉन्ग बॉक्सिंग मैच, वी आर इन फॉर अ लॉन्ग बॉक्सिंग मैच जो चलेगा। वो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक करेंगे, ये भी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक करेंगे, वो बिल्डिंग सीवरेज लाइन फाड़ेंगे, ये भी सीवरेज लाइन फाड़ेंगे। तो या दैट्स बीन गोइंग ऑन टिल नाउ। तो होप फॉर द बेस्ट आई गेस। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह फतह याब करे ईरान को। और वरना अगर ये ख़राबी की तरफ जाएगा मसला तो खित्ते के लिए भी बुरा है, और ख़ास तौर पे अहले फ़लस्तीन के लिए। और इजराइल जो है वो 40-50 साल फिर वरना बदमाशी पे आ जाएगा। तो ईरान नीड्स टू बी बोल्स्टर्ड अप, बट दे नीड टू डिस्प्ले दैट करेज ऑन द अटैक फील्ड, बैटल फील्ड, ताकि दुनिया की कौमें देख के कहें कि हाँ चलो। अब पाकिस्तान में भी यार था, हमारी छोटी होती है ज़्यादा क्योंकि हम दोनों बहुत वो हमारा डू और डाई है ना, स्टेट मसला हो जाएगा। बट हमारे 24-48 घंटे बाद जब प्रूव हुआ, 72 घंटे जब हो गए, लोगों ने वेट कर लिया, देख लिया, डस्ट सेटल होगी, सलूट मारना शुरू कर दिया लोगों ने। कुवैत खोल देगा आपके वीजे भी, आपके मेटाफोरिकल यानी अज़रबैजान आपको सलूट मार देगा और टर्की आपको दुआ दे देगा। आप करें, मैदान में उतरे भी सही, चले सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। थोड़ी सी ज़्यादा स्कैटर्ड थी ये वाली, बट उसने में यल्दा हकीम ने ना मेरे आसान खता करा दी।